हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे ओलैप की, यानी कि हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में जो प्रैक्टिकल हमने देखा था उसमें आपने पढ़ा था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। जो आपका प्रीवियस प्रैक्टिकल था वो था स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में आपने कहा प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, किस प्रकार से होती है। प्लांट सेल को आपने ऑब्जर्व किया था, जिसमें आपने सिमुलेटर के थ्रू जाना था कि क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस में। आपने यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू जाना था कि प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है। आज हम एक नया प्रैक्टिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेम प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पार्ट को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमुलेटर, एनिमेशन और वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है डिटेक्शन ऑफ शुगर इन। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हम यहाँ पे देखेंगे कैसे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डिटेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसमें आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा व्हाट आर प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे फैट के बारे में, फैट क्या होते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो थ्योरी पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सिमुलेटर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और एनिमेशन, तीनों के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से आप यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात आती है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, our objective is to detect the presence of carbohydrate, protein and fat and to show their presence in suitable plants and animals material। हमें ये बताना है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है उसकी प्रेजेंस को हमें यहाँ पे डिटेक्ट करना है। यही हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है। अगर यहाँ पे हम प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके लिए, आपके पास जो मटेरियल है वो कौन कौन से मटेरियल आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमने कहा टेस्ट फॉर ग्लूकोज, बैंडिक टेस्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम करेंगे तो ग्लूकोज को लेंगे और बैंडिक टेस्ट हमारे पास आता है, जिसमें मटेरियल हमारे पास क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको वो मटेरियल चाहिए जिससे कि आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगाएंगे। तो हमारे पास जो मटेरियल है वो है बनाना एक्सट्रैक्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सेकेंड आपके पास आता है बैंडिक रिएजेंट, तीसरा हमारे पास आता है बर्नर, चौथा आता है ड्रॉपर, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, एक एक करके जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि किस मटेरियल का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसीजर आपके पास आता है। ठीक है, सेकेंड आपके पास आता है फेलिंग टेस्ट। ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो मटेरियल आपको चाहिए वो होगा बनाना एक्सट्रैक्ट, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी, बर्नर, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, ये तो है जब आप करेंगे कार्बोहाइड्रेट का प्रैक्टिकल। अब है जब आप सुक्रोज का यहाँ पे क्या करेंगे, सुक्रोज को आप डिटेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से मटेरियल आएंगे, वो है शुगर केन एक्सट्रैक्ट, बैंडिक रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बर्नर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब है टेस्ट का, स्टार्च का टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग जो फॉर्म होती हैं, अलग अलग जो प्रकार होते हैं उनका यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो स्टार्च का टेस्ट जब आप करेंगे आपको चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन, पोटैटो एक्सट्रैक्ट और ड्रॉपर। सबसे सिंपल टेस्ट है और ये वाला टेस्ट आपने छोटी क्लासेस में भी किया है। जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने देखा है कि किस प्रकार से आप स्टार्च का यहाँ पे डिटेक्शन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल चाहिए, ये आपके पास मटेरियल है। टेस्ट का नाम है ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, पहला है 1% कॉपर सल्फेट, दूसरा है 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तीसरा है एग एल्ब्यूमिन,
ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब, होल्डर, ये सारे जो आपको मटेरियल चाहिए ये होंगे प्रोटीन के टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़ैंथोफोरेटिक टेस्ट। तो ज़ैंथोफोरेटिक टेस्ट के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए? आपने कहा कंसंट्रेटेड HNO3 है, अमोनिया सॉल्यूशन है, ड्रॉपर है, एल्बुमिन है, टेस्ट ट्यूब, होल्डर है, ठीक है। अब है मिलियंस टेस्ट, जिसमें आपको क्या चाहिए? मिलियंस रिएजेंट चाहिए, एग एल्ब्यूमिन चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। ये सारे जो टेस्ट थे ये थे प्रोटीन के लिए। इतनी बात क्लियर है? आपने क्या किया? प्रोटीन को देखा, प्रोटीन का टेस्ट आपने अलग अलग मेथड से किया। अब हमारे पास आता है फैट के लिए टेस्ट। तो फैट के लिए जो जो आपको यहाँ पे मटीरियल चाहिए वो है ऑयल, सुडान सॉल्यूशन यहाँ पे आता है और ड्रॉपर आता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? यहाँ पे टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। चलिए, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम आते हैं थ्योरी पोर्शन में, और थ्योरी पोर्शन में हम जनरल आइडिया जानेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो थ्योरी में आपको क्या बताया गया है? The food we eat is one of necessary factor in our daily life that provides nutritional support for the human body. देखिए, सबसे पहले आपको इतना पता है, जब हम बात करते हैं अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी आधा जो आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जिन्हें हम कहते हैं, उनमें आपने कहा कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आता है ऑक्सीजन, पानी यानी कि वाटर, और भोजन यानी कि फूड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, हमें जो भी एनर्जी मिलती है वो हमारे भोजन से मिलती है, और आपको ये पता है कि हमें हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हमें सरवाइव करना है, एक सेकंड के लिए भी अगर हम सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर भी हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। नेक्स्ट आपको कहा गया है फूड कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो भोजन होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स आर मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड विच प्रोवाइड एनर्जी। अब देखिए, आपने न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने फूड के बारे में पढ़ा होगा, भोजन के बारे में आपने पढ़ा, आपने पोषण के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। आपने कहा कि भोजन से हमें न्यूट्रिशन मिलता है क्योंकि भोजन में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? भोजन में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रिएंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें बहुत अधिक मात्रा में होती है, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन इस ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि मुख्यतः ऊर्जा हमें इनसे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे विटामिन की या जो अदर न्यूट्रिएंट हैं, ये क्या करते हैं? अलग अलग चीजों में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम देखें, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया गया है, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ डेली डाइट इज कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हमारा जो भी हमारा भोजन होता है उसका जो मुख्य घटक है, जिसे हम मेन कंपोनेंट कहते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट। दिस टाइप ऑफ फूड इंक्लूड शुगर्स, स्टार्च एंड फाइबर। क्या क्या होता है? शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च और फाइबर पाया जाता है, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो आपको बताया जाता है कार्बोहाइड्रेट कि किस प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होता है। तो हमने कहा कि ये कार्बन से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन से मिलके बना होता है और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। अगर हम एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है हमने कहा ग्लूकोज, जिसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तब आप ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं, जब आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तब आप ग्लूकोज को पढ़ते हैं, फ्रक्टोज को पढ़ते हैं। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो है C6H12O6। आपको क्या दिखा? C6 यानी कि कार्बन, H12 यानी कि हाइड्रोजन, O6 यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अब ये नंबरिंग पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर में कार्बन यहाँ पे ऐड है, हाइड्रोजन ऐड है और ऑक्सीजन ऐड है, ठीक है।
इसी बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पाया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जब आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का, तो आपने कहा है एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि सरल का मतलब है कि इनका स्ट्रक्चर यानी कि इनकी संरचना सिंपल होगी। ठीक है, संरचना क्या होगी इनकी, सिंपल होगी, सरल होगी। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है इनकी जो संरचना होगी वो यहाँ पे जटिल होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ 1 और 2 शुगर यूनिट। ठीक है, शुगर यूनिट्स होती हैं। और जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 1 या 2 शुगर यूनिट से बने होते हैं। Because of their small size, simple carbohydrates can be broken down and can be absorbed by the body easily. क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो शुगर है, जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है उसकी संरचना बहुत सरल होती है, इसी वजह से क्या होता है ये इजिली टूट जाते हैं और हमारी बॉडी के द्वारा इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है सो दे एक्ट एज अ क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे जो जल्दी हमें एनर्जी देते हैं वो है जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जब आप डाइजेशन पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्यों वो सरल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी संरचना सिंपल होती है और इजिली हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितनी जल्दी हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे उतनी ही जल्दी हमें क्या देंगे, एनर्जी देते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, मिल्क इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज एंड टेबल शुगर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अब कहा गया है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर फ्रक्टोज का एग्जांपल आपको दिया गया है कि जो फ्रक्टोज है वो फ्रूट में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए कहा जाता है फ्रूट इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज की फॉर्म में, टेबल शुगर होता है जो कि सुक्रोज की फॉर्म में पाया जाता है। अब आपको कहा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो प्रकार के हमने पढ़े थे, हमने कहा था सिंपल और कॉम्प्लेक्स हमारे पास आते हैं, लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं उनके भी दो पार्ट यहाँ पे आते हैं। तो आपको बताया गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दैट इज मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप टेबल भी बनाते चले जाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की यहाँ पे होती है। चलिए, तो अब जान लेते हैं मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में क्या डिफरेंस है। वैसे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो। सबसे पहले आप पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में और आपने कहा मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर कोई है तो वो है मोनोसैकेराइड, क्योंकि नाम ही बता रहे हैं मोनो का मतलब होता है एक, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 शुगर यूनिट। तो मोनो का मतलब है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे शुगर यूनिट प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तीनों एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। जो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डालनी है, उसके दो पार्ट आपने लिखे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फर्दर आपने दो पार्ट किया, आपने कहा मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम मोनोसैकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड, जो कि एक ही शुगर यूनिट से बने होते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, these are the example of monosaccharides. They have the capability of reducing cupric ions into cuprous ion due to the presence of free aldehyde and ketones groups and are called reducing sugars. अब देखिए, जब आपने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट का तो आपने कहा या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में, हमने कहा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है, या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
The reducing sugars give positive result in Bandic test and Fehling test because they reduce the cupric ion present in the Bandic and Fehling solution and form precipitate of cuprous oxide. अब देखिए, आपको यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताया गया है, आपको यही चीजें ध्यान देनी है, थ्योरी ही आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि इसी बेस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। आपको कहा गया है यहाँ पे कि जो बैंडिक टेस्ट यहाँ पे जब भी आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट करेंगे, तो बैंडिक टेस्ट आप करेंगे और फेलिंग टेस्ट आप करते हैं, दोनों प्रकार के टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये इस टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यूप्रिक आयन होता है, ठीक है, दोनों में क्या होगा, बैंडिंग में भी और फेलिंग सॉल्यूशन में भी क्या होता है, क्यूप्रिक आयन होता है। तो ये क्या करेंगे, एज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये यहाँ पे रिडक्शन करेंगे और यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ग्रीन, ऑरेंज और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आर ऑब्टेन। अब आपको रिजल्ट बताया गया है, आपको कहा गया है कि यहाँ पे शुगर के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन आपको मिलता है यहाँ पे। तो आपने अभी तक क्या समझा, आपने मोनोसैकेराइड के बारे में समझा, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल आपने समझे, साथ ही आपने जाना कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट अगर आपको करना है तो दो टेस्ट हम करते हैं, बैंडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन करती हैं, और अगर क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन यहाँ पे हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो बैंडिक सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, दोनों में क्या होता है, क्यूप्रिक आयन होता है। अगर क्यूप्रिक आयन का यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन होने के बावजूद आपको क्या दिखाई देते हैं, रिजल्ट मिलता है तो ग्रीन या तो ऑरेंज या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है, जैसे कि आपको यहाँ पे रिएक्शन में भी दिखाया गया है। जो ग्लूकोज है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसे माना गया है, ठीक है। क्यूप्रिक सल्फेट है जो कि ब्लू सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या आता है, हीट किया जाता है और आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज शुगर है और क्यूप्रस ऑक्साइड है जो कि रेड प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है। ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे और आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पे बना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी नोट करनी है और जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिखाई गई है वो भी आपको नोट करनी है। चलिए अब बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। आपको बताया गया है डाइसैकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू केमिकली लिंक्ड मोनोसैकेराइड यूनिट। तो डाइसैकेराइड किससे बनते हैं, मोनोसैकेराइड से बनते हैं, लेकिन कितने मोनोसैकेराइड होंगे, यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड जब यहाँ पे केमिकली एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं, तब यहाँ पे क्या बनते हैं, डाइसैकेराइड बनते हैं, क्योंकि डाइसैकेराइड में डाई का मतलब ही यहाँ पे दो होता है। आपको ध्यान ये रखना है, मोनोसैकेराइड किससे बने हैं, शुगर यूनिट से बने हैं, ठीक है। और कितनी शुगर यूनिट होंगी, सिर्फ एक शुगर यूनिट यहाँ पे होती है, जिसका एग्जाम्पल आपके पास ग्लूकोज यहाँ पे आया था, फ्रक्टोज आया था और गैलेक्टोज यहाँ पे आया था। उसके बाद हमने कहा जो डाइसैकेराइड हैं वो किससे बनते हैं, मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड यूनिट को मिला करके डाइसैकेराइड बनते हैं। एग्जाम्पल नोट करना है आपको, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। क्या क्या है, सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है, एग्जाम्पल किसके, डाइसैकेराइड के। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। अब ध्यान दीजिए, हमने जब रिड्यूसिंग सैकेराइड के बारे में बात की थी, हमने रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी, हमने बात की थी किसके बारे में, यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में और गैलेक्टोज के बारे में, दैट इज मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड है वो क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुक्रोज यहाँ पे क्या है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, ठीक है। When it is boiled with hydrochloric acid, sucrose undergoes hydrolysis to form glucose and fructose, which gives positive result with Bandic test and Fehling solution. अब देखिए क्या होता है, सुक्रोज यहाँ पे क्या है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, लेकिन जब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बॉईल किया जाता है तो क्या होता है, जो सुक्रोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो यहाँ पे सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, क्योंकि सुक्रोज किससे मिलकर के बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही मिलकर के बना है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे सुक्रोज को बॉईल किया गया है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अलग अलग हो जाएगा।
अब यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन हो गया है। और आपको पता है कि मोनोसेकेराइड बेंडिक सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देती है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस और एब्सेंस का। इतनी बात क्लियर है? तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट करिए। चलिए, ये बात हमने की है सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसकी जब एक लंबी सी चेन बनती है तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड और बहुत सारे डाइसेकेराइड जब ऐड होते हैं आपस में तब जाके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। Because of their larger size, they can be broken down into simple carbohydrate। क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ सकते हैं। देखिए सेम वैसा ही है जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने किसी चीज को ऐड किया है, किसी चीज को आपस में चिपकाया है, ठीक है, तो वो क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स चीज आपके पास आ गई है। जैसे कि आपने अलग अलग कलर के थ्रेड लिए हैं और आपने उन धागों को, उन थ्रेड को आपस में बांध दिया, एक लंबी सी अपनी चेन बना दी है। अब उस चेन को आप क्या कर सकते हैं, फिर से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस धागों को आप फिर से खोल करके अलग अलग कर सकते हैं। सेम वही चीज बताई जा रही है कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसकी जो यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चाहे मोनोसेकेराइड हो चाहे डाइसेकेराइड हो, उनको मिला करके उनकी जो लंबी सी एक चेन बनती है वो अब जटिल कार्बोहाइड्रेट बन गई है, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वहां पे ऐड हो चुके हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इन्हें अलग अलग पार्ट में फिर से तोड़ा भी जा सकता है। जैसे कि आपने सुक्रोज का एग्जाम्पल अभी देखा था, जो सुक्रोज है आपने कहा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसे बॉईल किया तो वो फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया है। जैसे कि हमने धागे का एग्जाम्पल लिया था, आपने धागे को बांधा, बहुत लंबी चेन आपके पास आई, अब आपने फिर से धागे को खोला, वो अलग अलग पार्ट में फिर से टूट गए हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड एज ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। फिर से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे मोनोसेकेराइड में, जैसे कि आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कहा था मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, वैसे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ओलिगोसेकेराइड और दूसरा है पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के बारे में आपको बताया गया है, ओलिगोसेकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ लेस देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं वो 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। डाइसेकेराइड्स आर आल्सो क्लास ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। रैफिनोज एंड टाइकोस आर एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओलिगोसेकेराइड आपको बताया गया है कि 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट 10, जिन कार्बोहाइड्रेट में 10 से ज्यादा यहाँ पे मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास पॉलीसेकेराइड के स्टार्च हो गया है, ग्लाइकोजन हो गया है, सेलुलोज है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च गिव अ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन। स्टार्च का आपको बताया गया कि स्टार्च यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ। ये आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। आपको साथ साथ में बताया भी गया है कि अगर आप मोनोसेकेराइड का टेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, डाइसेकेराइड का रिजल्ट कर रहे हैं तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा। और आपको ये दिखाया गया है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, अगर आप उनके प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या क्या आपके पास रिजल्ट यहाँ पे आएगा। सारी चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से नोट करनी है, क्योंकि ये सारी ही चीजें आपकी तब काम आएंगी जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे होंगे। चलिए, तो क्लास आज आपने पढ़ा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम प्रोटीन और फैट का भी जो प्रैक्टिकल होता है सेम इसी प्रोसीजर में देखेंगे। पहले हमें थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।